विज्ञान के क्लास में हम लोगों ने परावैद्युत तथा ध्रुवण से पहले जो भी हमारी यूनिट में जो सिलेबस आपका डिजाइन हुआ है उसमें जो चीज़ें थी उसकी चर्चा हम लोग पिछली क्लास में कर लिए थे। कल हमने आपको धारिता की बात बताई थी और धारिता में जो हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे उसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया था। आज कुछ ऐसी बातें और नए पॉइंट के साथ शुरू करने चल रहे हैं जो हर बच्चे को समझ में आ रहा होगा। देखिए, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको बहुत बधाई, करते रहें, वो अपना मनोबल डाउन नहीं करेंगे, ठीक है। जो नहीं पढ़ते हैं, जो उनका विचार नहीं रखता, वो भी स्वतंत्र हैं इस संसार में, इस देश में, इस ब्रह्मांड में। बहुत अच्छी बात है, वो स्वतंत्र रहें, आज़ाद रहें। इस बात की चर्चा हम करते रहते हैं, लेकिन हम चल रहे हैं परावैद्युत तथा ध्रुवण को। तो परावैद्युत की बात तो हम लोगों ने कर लिया था, यानी परावैद्युत क्या होता है इसको हमने बताया था आपको पिछली कक्षा में। चालक और कुचालक की बात किए थे, तो वही जो कुचालक था वही परावैद्युत के की परिभाषा को चरितार्थ कर रहा था। लेकिन कल हमने बच्चों एक बात और की थी, चालक के लिए बोला था क्यू प्रोपोर्शनल बताए थे, वी उसकी ऊर्जा दीजिए, बढ़ाइए, चार्ज बढ़ेगा। फिर V इज इक्वल टू आपको C भी मिल गया था और C बराबर हमने निकाल लिया था। देखिए, C बराबर हमने निकाला था, V आप लिख सकते हैं इसको Q अपान V लिख सकते हैं। ये संधारित्र की जब धारिता निकालते हैं, ठीक है, आगे आएगा संधारित्र भी पढ़ाएंगे हम, क्योंकि अगला पॉइंट ही वही है। लेकिन उस पॉइंट से पहले बच्चों इस सिद्धांत को समझने की जरूरत है। क्या कारण क्या है? पोलराइजेशन को हम प्रूफ कर सकते हैं दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका मतलब लाइट की सहायता, लेकिन यहाँ लाइट की सहायता से नहीं, ये विद्युत में है, इलेक्ट्रिक की सहायता से हम इसकी चर्चा करेंगे। और इलेक्ट्रिक की सहायता से देखेंगे ध्रुवण होता कैसे है, पोलराइजेशन होता कैसे है। कई इसकी कहानियाँ हैं, कई बातें हमने कहा ना कि प्रकाश का प्रकीर्णन का सिद्धांत जो है CV रमन जी का, उसको भी आप लोगों को हमने पढ़ाया है। तो अच्छे विज्ञान की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं और उसी का हम अनुकरण करते हैं। तो परावैद्युत का मतलब होता है, हमने बताया था, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अर्थात इसमें धारा का प्रवाह संभव नहीं हो पाता है। ऐसा माध्यम जिसमें आप कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, या उसमें कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का जो फ्री मूवमेंट होता है वह नहीं हो पाता। लेकिन ध्रुवण की अगर हम बात करें तो इसके पहले हमने आपको एक बात बताई थी, अगर आप उसको रिकॉल करिए तो आप जान जाएंगे। जब किसी चालक को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, ने कल ही बताया था, जब आप कोई एक चालक ले लीजिए, कंडक्टर लीजिए, उसको किसी एक बाहरी वैद्युत क्षेत्र, कैसा क्षेत्र होना चाहिए बच्चों? विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। कैसा क्षेत्र होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। वैसे देखिए बच्चों, ये बहुत ज़्यादा लिखने के लिए नहीं आता है, ठीक है, लिखने के लिए ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। लिखने वाला ही है, इसमें बहुत ज़्यादा डेरिवेशन नहीं है। तो पोलराइजेशन को अक्षर P से डिनोट किया जाता है। कौन से अक्षर से बच्चों? P से, थोड़ा बड़ा वाला P रहता है, इसमें ऐसे बनता है। और दिस इज इक्वल टू कह दीजिए, ये बनता है काई, काई इसको बोलते हैं, इसी को विद्युतशीलता भी कह सकते हैं आप। विद्युत की विद्युतशीलता होती है, या अंग्रेजी में इसको ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोला जाता है। यह सिंबल बहुत महत्वपूर्ण है और इसी दोनों के मध्य ये जो रिलेशन विद्युत क्षेत्र का होता है, यही हमारा सूत्र फार्मूला पोलराइजेशन कहलाता है, या ध्रुवण कहते हैं इसको। बहुत महत्वपूर्ण शब्द हमने लिखा है पोलराइजेशन, ये जरूर आएगा आपके सिलेबस में। और वही चीज़ें हमने बात किया, क्या उसको ध्रुवण कहते हैं। इतने में ही इसकी परिभाषा नहीं कंप्लीट हो गई बच्चों। ध्रुवण आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि यह ध्रुवण हो गया, नहीं है। देखिए, जब किसी परावैद्युत माध्यम में हम क्या, किसी एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र के माध्यम में कोई एक कंडक्टर ले जाएं, क्या ले जाएंगे बच्चों? कंडक्टर। अब वो कंडक्टर जब हम उस क्षेत्र में रखेंगे तो उस क्षेत्र में रखने से हम देखेंगे कि क्या उसमें मूवमेंट हो रहा है। मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो मूवमेंट होगा, चालक होगा तो मूवमेंट करेगा। उसमें इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे या फ्री नहीं होंगे, चलने लगेंगे, उसमें एक दूसरे में कोलिजन होने लगेगा। लेकिन अगर हम देखें परावैद्युत पदार्थ है तो उसमें तो आप जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते नहीं, तो उसमें मूवमेंट हो पाना संभव नहीं है। लेकिन ऐसी कल्पना भी हम नहीं करेंगे नहीं होगा, हो भी सकता है, ये फिजिक्स है, क्लियर, हो भी सकता है। अगर
उसका नेचर अगर जानने की कोशिश किया जाएगा, प्रकृति जिसको कहते हैं, तो हो भी सकता है। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते होंगे या समझने का कभी प्रयास करते होंगे। कारण यह है कि यहाँ इस संसार में लोगों के पास समय कहाँ, और हमने बताया नहीं, टाइम की चर्चा तो नहीं करेंगे, आप अपने कर्म की चर्चा करिए। समय तो समय होता है, कर्म आपका कैसा है उस वर्क को करने की कोशिश करिए। तो आप देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो जैसे ही हमने विद्युत क्षेत्र में रखा कोई कंडक्टर, तो होता क्या है, उसमें क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में मूवमेंट होगा, चार्ज का इधर उधर होना, सीधी सी बात है। चार्ज में कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस चार्ज करेगा, और यह चार्ज जब डिस्टर्बेंस करता है तो ये प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक एक दूसरे के परिमाण को ये बैलेंस न कर दें। क्या न कर दें बच्चों? जैसे हमने एक समान विद्युत क्षेत्र ले लिया, कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र, इसमें कोई भी एक कंडक्टर रख दीजिए, क्या दिक्कत है, रख दिए। ये तब तक बैलेंस नहीं हो सकता जब तक बाह्य विद्युत क्षेत्र जो होगा और उसके आंतरिक विद्युत क्षेत्र में एक संतुलन स्थापित नहीं हो सकता। जैसे आप क्या करिए कि एक तराजू ले लीजिए, एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहे हैं। तराजू ले लीजिए, एक तराजू पे 5 किलो, एक तराजू पे 2.5 किलो रख दीजिए, तो देखिए उसमें कंपन होता रहता है। लेकिन दोनों पे 5 रख दीजिए तो थोड़ी देर बाद कंपन जरूर होगा, लेकिन ये उसका जो कांटा होता है जिसको आप बोलते हैं, वो जिस पे रीडिंग ली जाती है, वह आप देखेंगे इक्वल हो जाएगा, बैलेंस की अवस्था में आ जाता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एक तरफ आपने 5 किलो रखा था तो दूसरी तरफ भी 5 किलो ही है, कुछ कम और ज़्यादा तो होता ही है। एग्जैक्ट कहाँ मिलता है? इलेक्ट्रॉनिक कांटे की बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक भी में भी आप देखिए तो कोई भी मात्रा डालिए, थोड़ी सी 5 किलो कम ज़्यादा, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम डिस्टर्बेंस हो जाता है, कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाती है। तो ये जो संतुलन की अवस्था होती है, ये पूरी तरीके से स्टेबल ना हो के कुछ न कुछ आंशिक रूप से प्रभावित रहती है, इफेक्टिव रहती है। और किसके कारण इफेक्टिव रहती है, किसके प्रभावता में काम करती रहती है? वह उसी विद्युत क्षेत्र के, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभावता में काम करती रहती है। ये तो हमने एक एग्जाम्पल बताया था राजू का, लेकिन विद्युत क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। विद्युत क्षेत्र और फ्री होता है और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, उस पर कोई आकर्षण बल जो लगता रहता है, आप जानते हैं, उनसे उनकी वीकनेस आ जाती है उसमें, तो वो उस तरीके से चालक में क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। क्लियर? तो अब इनको क्या मिलेगा? मूवमेंट मिलेगा। मूवमेंट का मतलब यह है कि बच्चों इनको डाइपोल मूवमेंट, जिसकी बात हम कर रहे थे, द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाता है, क्योंकि 2 चार्ज होंगे, एक कोई कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, हम अभी यहाँ इमेजिन ही कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं। तो जैसे ही हम देखेंगे उनमें मूवमेंट होने लगेगा, तो वो मूवमेंट ही बताएगा कि ये बैलेंस हैं कि नहीं हैं। और इनकी प्रकृति को और समझने के लिए इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, इस घटना को परावैद्युत बोल सकते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे सर अभी आपने बताया कि परावैद्युत में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन मैं बता रहा एग्जैक्ट परावैद्युत अगर कोई है, ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन माना जाता है, सपोज किया जाता है। निर्वात में या लकड़ी, तमाम से परावैद्युत पदार्थ आप आगे देखेंगे इस चैप्टर में, तो वह परावैद्युत एग्जैक्टली परावैद्युत नहीं होता है। यही परावैद्युत की प्रकृति जानने के लिए, परावैद्युत में यानी कि आप कह सकते किसी चालक का परावैद्युत में व्यवहार जानने की जो प्रक्रिया होती है, उसके नेचर को समझने की जो प्रक्रिया होती है, वही हमारा ध्रुवण कहलाता है। इसको भी कैसे जानते? इसको 2 आधार पर समझा जाता है बच्चों, और 2 के दोनों आधार, ये सारी चीजें आपको आलतू फालतू बुकों में नहीं मिलने वाली। देखिए, जो हम नहीं कहेंगे आलतू फालतू बुकें, लेकिन आप ये जानते रहिए अच्छी किताबों में ही इसकी व्याख्या मिलेगी। अच्छी किताबों का मतलब आप जानते हैं, ओनली वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ यू, NCERT बुक, उसको आप जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको 2 प्रकृति में बांटा गया। एक क्या किया गया, ध्रुवी कहा गया, यानी ध्रुवी पदार्थ, पदार्थों की प्रकृति ली गई, पदार्थों या परावैद्युत पदार्थ को जो जब उसकी प्रकृति समझने की कोशिश करते हैं, इसको 2 भागों में बांटते हैं, जो नोट्स में हमने लिख के दिया है आपको, ध्रुवी तथा अध्रुवी। देखिए, क्वेश्चन तो आपके बनेंगे बोर्ड में, ठीक है, इससे नहीं आने वाले हैं, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का। ये इस चैप्टर की बात की तो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट अगर है इसी में, लेकिन इसको आप समझ जरूर लेंगे। जैसे आप आगे कहीं अच्छे एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें ये जरूर पूछता है, परावैद्युत तथा ध्रुवण, एक क्वेश्चन इससे डाल देता है। और बोर्ड के एग्जामों में तो कम पूछता है, बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा आपसे ध्रुवी क्या है, अध्रुवी क्या है, इसके एक एग्जाम्पल दे दीजिए। और बहुत साधारण सी बात है, इसमें अस्थायी वैद्युत, इसमें अस्थायी,
ठीक है। इसमें परमामैग्नेट कह दीजिए परमानेंटली एक क्या होता है, एक कुल मिला के इसमें विद्युत क्षेत्र जो होगा वह परमानेंट हो जाएगा, और इसमें भी होगा लेकिन इसमें बहुत कम होता है। इसी बात को हमें समझना है कि किसमें एग्जैक्ट होता है और किसमें नहीं। और हम जानते हैं कि इस बात को बड़े अच्छे ढंग से परावैद्युत क्षेत्र को कम कर देता है किंतु शून्य नहीं करता। देखिए इसमें होता क्या है, ये और ये दोनों अंतर समझ लीजिए। पहले एग्जाम्पल से एक बच्चों ले लेंगे तो आप जान जाएंगे कौन सा ध्रुवी है और कौन नहीं। देखिए ध्रुवी में क्या होते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल की जब आणविक संरचना देखी जाती है, कौन सी संरचना बच्चों, केमिस्ट्री का थोड़ा सा टर्म आ रहा है लेकिन केमिस्ट्री नहीं, हम फिजिक्स के आधार पर ही इसको समझ लेंगे। आणविक संरचना जो होती है वह कुछ और होती है और जो संरचनाएं होती हैं वह अलग होती हैं। तो हम जिस सिद्धांत से इसकी व्याख्या करेंगे वह हमारी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगी, आणविक संरचना होती है। आणविक संरचना के आधार पर ही, यानी जो अणुओं की संरचना होगी, आणविक का मतलब यह है कि जो उसके मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल के नेचर की बात करके अगर हम किसी भी पदार्थ को डिफाइन करते हैं तो वह आणविक संरचना कहलाता है। मॉलिक्यूल जानते हैं, बड़े अच्छे ढंग से कई बार बताएं। तो ये मॉलिक्यूल जो होंगे, अगर इसी के आधार पर हम अगर किसी भी शब्द की व्याख्या करें तो वो कहते हैं उस अणु की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। तो आइए देखते हैं, जैसे हमने H2 ले लिया बच्चों, ठीक है, हाइड्रो, तो H2 अगर हम ले लेते हैं, इधर अगर लेंगे तो एक आध दो और पदार्थ लिख देते हैं HCl और H2O। ये समझने की जरूरत है, जैसे ही आप समझ जाएंगे। इसका थोड़ा उल्टा हमने लिखा है। अब इसमें ये देखना है ध्रुवी कौन है, अध्रुवी कौन है, इस बात को अब समझना है। ये नहीं कि इधर लिख दिए तो ये अध्रुवी हो गया, यहाँ लिख दिए इसको तो ये अध्रुवी होगा, लीजिए इसको भी हमने लिख दिया। इसीलिए हमने लिखा है इधर उधर कि आप हमेशा के लिए इसको समझते रहें। हमेशा आप जान जाएंगे ध्रुवी क्या होते हैं और अध्रुवी क्या होते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है बच्चों कि जब ध्रुवी होते हैं तो उनके जो एक्सेस होती हैं, एक्सेस मतलब मॉलिक्यूल की जो एक्सेस होगी, अक्ष होगी, जैसे हमने हाइड्रोजन लिख दिया तो हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन मिल गया। इन दोनों के एक्सेस क्या हैं, सममित हैं, सिमेट्री हैं। जब ऐसी कोई बात आए तो उसको ध्रुवी मत कहिएगा, वह हो जाएगा अध्रुवी। यानी उनके बीच का जो भी परावैद्युत पदार्थ का जो बल उनको मिल रहा था, या आप कह सकते हैं जो भी उनको ऊर्जा मिल रही थी, या ऊर्जा के स्थान पर और अच्छा शब्द कहना है तो और एक अच्छा शब्द आप बोल सकते हैं, उस स्थान पर जो भी प्रभाव घटित हो रहा था, जो इफेक्ट पड़ रहा था, वह धीरे धीरे शून्य हो जाए, क्योंकि इनकी एक्सेस बराबर है, एक्सेस बराबर है। ठीक है, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल हैं, लेकिन अगर अलग अलग मॉलिक्यूल हो जाएंगे तो उनके अक्षों में जो सममित दिखाई देगी वह नहीं दिखाई देगी। जैसे हमने एक हाइड्रोजन लिया है और एक क्लोरीन लिया है, बस बच्चों कुछ मत करिएगा, एनसीईआरटी ने लिखा है इसकी व्याख्या खूब अच्छे से, उसको पढ़ लेंगे आप तुरंत जान जाएंगे कि दोनों में अंतर क्या है। तो आपने देखा इसी तरीके से अगर H2O लें तो इनकी भी सिमेट्री अलग हो जाएगी। ऐसे ऐसे है, पता नहीं क्या ऐसे जोड़ा जाता है, आप लोग जानते होंगे। ये ऑक्सीजन के परमाणु हैं और हाइड्रोजनों से जोड़ दिए जाएंगे। दो हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इनकी संरचना की हम ही बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब से हम सिर्फ एक्सेस देख रहे हैं कि क्या कभी ऐसा केमिस्ट्री में होता है कि दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन से अलग अलग जोड़ सकते हैं, एक प्रकार से नहीं। तो हमने H2O को भी देख लिया, एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन से जोड़ रहा है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं H को दो ऑक्सीजन से, या आप कह सकते हैं कि अगर H लिख दें और H लिख दें, इनको ऐसे जोड़ दें तो क्या सिमेट्री। हम सिर्फ ये देखने की बात कर रहे हैं कि आप मॉलिक्यूल जो लिए हैं, जो पदार्थ लिए हैं, उनकी संरचनाओं में किसमें सम्मिति आ सकती है और किसमें नहीं आ सकती। हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो संरचना होगी, ये इसमें मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल जो है और ये मॉलिक्यूल दोनों में अंतर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका भी आप जानते होंगे 17 होता है। कितने का अंतर आप देख लीजिए, ये कभी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। इसलिए हम सिर्फ समझने की बात कर रहे हैं कि यही जो घटना विक्षेपित करेगी क्या उस पदार्थ को बैलेंस नहीं होने देती है, यानी उसकी एक्सेस को सम्मित रूप नहीं प्रदान करती है, तो उसी को हम बच्चों क्या कहते हैं, वह अध्रुवी होता है। लेकिन दोनों एग्जैक्ट जो मैं बता रहा हूं ऐसा दोनों पदार्थों में नहीं होता, और जब ऐसा दोनों पदार्थों में हो नहीं पाता तो इसी की जब विवेचना करते हैं तो वो ध्रुवण की सहायता से करते हैं। यानी किसी पदार्थ के ध्रुवी तथा अध्रुवी लक्षण को समझने की जो प्रकृति होती है उस पदार्थ की, वही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, ध्रुवण। परिभाषा बहुत कठिन है,
इतनी आसानी से नहीं निकाली गई। इतना कुछ डिस्कशन के बाद जो निचोड़ निकल रहा है, जो मेल खा रहा है, यानी कोई भी पदार्थ मूल रूप से ध्रुवी तथा अध्रुवी नहीं हो सकता। मानते हैं हम लोग, हम फिजिक्स की बात बता रहे हैं कि जाओ केमिस्ट्री में कह दीजिए ये तो ये वाला ये था अध्रुवी था और ये वाला सर ध्रुवी लिखा था, तो उसकी हमने बात नहीं किया। हम सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के नियम सिद्धांत के अनुसार हम इसको यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी पदार्थ जब परावैद्युत माध्यम में रखा जाता है तो उसमें जो ध्रुवी और अध्रुवी का गुण आ जाता है, उसी गुण के मध्य एक रूपरेखा तैयार होती है। यानी उसके पृष्ठ पर जब कोई ध्रुवी या अध्रुवी पदार्थ होगा, उसके पृष्ठ पर कुछ आवेश मुक्त होते रहते हैं या कुछ आवेश क्या करते रहते हैं, इंटरैक्ट होते रहते हैं। और जो इंटरैक्ट होते रहते हैं उसके पृष्ठ पर देखिए, केंद्र पर नहीं, जैसे हमने कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया तो मॉलिक्यूल ले लिया तो यहाँ केंद्र पर कोई चार्ज आवेश नहीं होगा। जब आवेश नहीं होगा तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E = 0 हो जाएगा। लेकिन पृष्ठ पर हम देखते हैं E ≠ 0 मिलता है, अर्थात ये कभी ये सममित में नहीं आएंगे और जब सिमेट्री नहीं बनेगी तो इस प्रकार की घटना को ही हम, यानी यहाँ जरूर कोई न कोई चार्ज रहता ही है बच्चों। यहाँ हमेशा कुछ न कुछ चार्ज, थोड़ा बहुत चार्ज फ्री होकर रहता ही है। इसीलिए हमने आपको बताया कि आप इनके एग्जाम्पल जानते रहिए कि कभी बोर्ड के लिए आपके लिए यही पूछेगा कि HCl क्या है, ठीक, और H2O क्या है और ये क्या है, इसको भी देख लीजिए। इसमें आप H2 लिख देंगे। इन सब में देखिए, इनको आप बोल सकते हैं कि इनका वैद्युत ध्रुव गुण जो भी होगा वह शून्य होगा, बट होता नहीं, हमने पहले बता दिया है। लिखा कुछ होता है लेकिन समझने से जो निष्कर्ष निकलता है वो और कुछ होता है। इसलिए आप परावैद्युत तथा ध्रुवण, इसमें बहुत कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं, बहुत अच्छी क्लास हमारी मानी जाएगी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट की बात हुई है इसमें। सिर्फ आप इन चीज़ों को डिस्कशन मत करिएगा, थोड़ा सा आप क्या करिए डिस्कशन से। देखिए, आप जब सिद्धांत जानोगे तब पहले जो नोट्स में दिए उसको पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहीं कुछ ने बड़ी सरल भाषा में अपनी भाषा में ही लिख के आपको उसको बताया हूं कि परावैद्युत तथा ध्रुवण क्या होते हैं और ध्रुवी तथा अध्रुवियों के हमने क्या लिखे हैं, एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं। और इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाती है बात कि जब इस प्रकार के पदार्थ को किसी भी परावैद्युत माध्यम में ले जाते हैं तो उसमें एग्जैक्टली जो होता है इनका जो ध्रुवण होगा या ध्रुवण से पहले जो उनका फोर्स जो काम करता है, जो परावैद्युत्व के कारण जो ध्रुवागुण प्राप्त होता है वह एग्जैक्टली शून्य नहीं होता, लेकिन केंद्र पर शून्य हो जाता है। इसीलिए हमने कहा ना, एक ध्रुवी होता है, एक अध्रुवी होता है। कुछ में ऐसी प्रक्रिया हो सकती है, कुछ में नहीं, और जिसमें ऐसी प्रक्रिया बच्चों नहीं होती है और या जिसमें होती भी है, इसी दोनों की घटना के बीच एक और घटना उत्पन्न हो जाती है, उसी को हम ध्रुवण कहते हैं। अर्थात उसके कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसके पृष्ठ पर कुछ न कुछ अतिरिक्त चार्ज बचा ही रहता है। वह जो अतिरिक्त चार्ज होता है वह ध्रुवण को ही इंडिकेट करता है, पोलराइज हो जाता है, बंट जाता है। पोलराइज का मतलब, पोलराइज हो जाने का मतलब यही है, बंट जाता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा जो उसका भार हो गया, जो काम कर रहा है, जो भी बल लग रहा है वो पूरा एक ही जगह है, वो कई तरीके से हमने कहा ना। इसीलिए सिमेट्री हो सकता है, सिमेट्री भी हो और नॉन सिमेट्री भी हो, सम्मित भी हो, असम्मित भी हो, तो दोनों घटनाएं होंगी किसी पदार्थ के साथ, और उस घटना की ही व्याख्या हम ध्रुवण के सिद्धांत से कहते हैं। और यहाँ पर सिर्फ हमें यही देखना था परावैद्युत क्या है, ध्रुवण क्या है। ध्रुवण के लिए हमने आपको बताया P अक्षर, और इसके लिए यही परावैद्युत पदार्थ का जो प्रकृति होगा, यही परावैद्युत माध्यम की उसकी बताना, इलेक्ट्रिक ससेबिलिटी इसको बोलते हैं। परावैद्युतांक भी आप बोल सकते हैं, लेकिन इसको इलेक्ट्रिक ससेबिलिटी कहते हैं। वैद्युत में जो इसका प्रभाव होगा, जो उस मॉलिक्यूल के लिए प्रभाव होगा, और यह विद्युत क्षेत्र जो आप बाहरी आरोपित करेंगे, यही दोनों का जो अनुपात होता है वही हमारा क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विद्युत क्षेत्र है, तो पोलराइजेशन अगर बढ़ाना है तो विद्युत क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा, और विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा बच्चों तो आप जानते हैं उस क्षेत्र में भूचाल आ जाएगा, तूफान नहीं आता है। जितना आप बढ़ाते जाइए उतना ये पोलराइजेशन होता जाएगा, उतने मॉलिक्यूल के अणु जो होते हैं छोटे छोटे, वो आप उसके पृष्ठ तक आ जाते हैं। इसी घटना को हम पोलराइजेशन कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक शब्द में इसकी परिभाषा दी जा सकती थी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था उसको बताने के लिए इतना टाइम लिए। हम आशा करते हैं कि आप जो नोट्स में लिख के दिए हैं उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे और ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।